हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चल रहा है। आज एक्सरसाइज 3.2 के जो शेष सवाल हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आज का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से अब जो सवाल हम करने वाले हैं ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आज का सेशन पूरा अटेंड करिएगा, कहीं मत जाइएगा। जितना भी आप देंगे 25 से 30 मिनट, उसमें आप कुछ न कुछ सीखे जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इसमें कोई बहुत ज़बरदस्ती नहीं है, बहुत हल्के दिमाग से देखना है, बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना है। ठीक है, कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो समझ में नहीं आता है, आपको बहुत नॉर्मली देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कल हमने करा दिया था, ग्राफ द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। ग्राफ के भी क्वेश्चन और करेंगे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेद करती हैं, या समांतर हैं या संपाती हैं। ठीक है, कैसे पता करते हैं कि दो दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म यानी दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं, समांतर होती हैं या एक बिंदु पे प्रक्षेद करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। बहुत आसान है। ठीक है, कैसे, x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, ये c1, a2, b2, c2 कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है। ठीक है, हमको अगर आप पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं, जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। संभवतः आज जो लेक्चर है चौथा है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आज इसकी एक्सरसाइज 3.2 के सारे सवाल लग जाएंगे। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या है, 5 है। इसके बाद वाले भी जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट। b1 की वैल्यू -5 है, c1 की वैल्यू 8 है। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या है, 7 है, b2 की वैल्यू क्या है, 6 है, c2 की वैल्यू क्या है, -9 है। ठीक है, x का गुणांक हम किससे तुलना किए हैं, a1x, ठीक है, b1y प्लस c1 = 0, समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ठीक है, समीकरण नंबर 2। हमें a1/a2 निकालना, a1/a2 निकालिए बच्चा। सॉल्यूशन शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, अपनी कॉपी पे एक कॉपी बना लीजिए। ठीक है, उसी पे आपको करना है। क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में साइंस की भी क्लास मिलती रहेंगी। सीखना है, सीखने के पर्पज से आएंगे, गणित तो आप सीखेंगे। एक बार ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, सब ठीक है, तो बाद में बड़ा इश्यू हो जाता है। बहुत बढ़िया, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। a1/a2 निकाले बच्चा, क्या है, 5/7। इसमें कोई दिक्कत? अब कोई कहे ये कि अरे सर ये तो समझ में नहीं आया हमको। अरे बच्चा, इसमें है क्या, a1/a2, a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू 7 है, रख दिए, 5/7 हो गया। b1/b2 निकाल लीजिए, क्या है बच्चा, -5/6। साफ साफ दिख रहा है कि a1/a2 5/7 है, b1/b2 -5/7 है। तो चूंकि साफ साफ दिख रहा है कि a1/a2 का जो अनुपात है वो b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। जब ऐसा होता है तो केस नंबर 1 याद करिए बच्चों, जो दूसरे लेक्चर में हमने बताया था कि जब ये केस होता है तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, यानी इसका ग्राफ ड्रॉ करें और इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो रेखाएं क्या हैं, या एक दूसरे पे क्या करती हैं बच्चा, प्रच्छेद करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। यानी कि कुछ इस तरह से होगा, पहली वाली लाइन हो गया, ये वाली दूसरी लाइन हो गया, L2, एक किसी कॉमन पॉइंट पे, उभयनिष्ठ बिंदु पे क्या करेंगे, प्रच्छेद करेंगे। यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है इस केस में। समझ में आ गया? बस लिख दीजिए, क्या करेंगे, रेखाएं 1, ठीक है, रेखाएं 1 एवं 2 क्या करेंगे बच्चा, प्रच्छेद करेंगे, प्रच्छेद करेंगे। ठीक है, ये करेंगे, हो गया। यानी पहली लाइन और दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए, ये a1/a2, b1/b2, c1/c2 कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ निकल के आता है। ठीक है, इस केस में कैसा, कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, फिर से वही काम करना, a1/a2, इस बार डायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चा, 9/18 यानी 1/2। ठीक है, b1/b2 साफ साफ निकालिए, 3/6 बोले तो 1/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
C1 अपान में C2 कितना है 12/24 1/2। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है, हम जो पॉइंट बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए। अगर एक कांस्टेंट के एक टर्म जो बराबर के एक टर्म उधर है, जो कांस्टेंट टर्म है बराबर के उधर है और एक टर्म इधर है, ऐसा नहीं होगा। या तो बराबर के दोनों इधर होना चाहिए या बराबर के उधर दोनों होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म अचर जिसमें एक्स वाई नहीं हो। हम यहाँ से देख रहे हैं कि A1 अपान में A2 1/2 है, B1 अपान में B2 भी 1/2 है, C1 अपान में C2 1/2 है। चूँकि याद करिए पहला दिन A1 अपान में A2 B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ये यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आता है। इस रैखिक समीकरण युग्म का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, अनंत हल होता है। और इस केस में जो लाइन है बच्चा, यानी पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन संपाती होती है। यानी अगर दोनों का ग्राफ हम ड्रॉ करें तो पहली वाली लाइन पर ही दूसरी वाली लाइन पड़ जाएगी या दूसरी वाली लाइन पे पहली वाली लाइन पड़ जाए। संपाती, ठीक है, रेखाएं जो संपाती होंगी कॉन्सिडेंस क्या बोलते हैं, कोइंसाइड कर जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन से आप कुछ न कुछ सीखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन करके लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि A1 अपान में A2 B1 अपान में B2 C1 अपान में C2 बराबर है, इसलिए क्या है, रेखाएं संपाती होंगी। बस इतना ही लिख लीजिए। और इस केस में अगर पूछेगा हल कितना होगा इस रैखिक समीकरण युग्म का, तो अनंत हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। यानी ये जो रेशियो है A1 अपान में A2, वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है, जल्दी हम लोग टेस्ट भी लेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का। सभी लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो हाँ बोलिए। पसंद आ रहा वीडियो लाइक करिए। इस बात के लिए भी लाइक करिए, अपनी पीठ थपथपाइए कि क्योंकि इस आज के समय में यूट्यूब पे और इतना सोशल मीडिया है कि आप अगर अपना नेट पैक बचा के रख रहे हैं शाम को 6 बजे तक, तब भी बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ दोपहर होते होते कितने लोग अपना 1 GB ख़त्म कर देते हैं। अगर पढ़ने के लिए आप अपना नेट पैक बचा कर रखें तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे फिर से हम वही काम करेंगे, A1 अपान में A2, ठीक है। यहाँ पे 6/2 है यानी 3/1, इसमें कोई दिक्कत। B1 अपान में B2 निकालिए बच्चा, ये क्या है -3। अरे y का गुणांक जो होता है -3 है, यहाँ पे y का गुणांक क्या है बच्चा, -1 है। फाइनली कितना आया 3/1, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। C1 अपान में C2 देखिए 10/9, ठीक है। एक केस नंबर 3 हम बताए थे, क्या था कि जब चूँकि A1 अपान में A2 बराबर है बच्चा B1 अपान में B2 के, ठीक है, पर यहाँ पे ये बराबर नहीं है C1 अपान में C2। A1 अपान में A2 का अनुपात 3:1 है, B1 अपान में B2 का अनुपात 3:1 है, लेकिन C1 अपान में C2 10/9 है। ये बराबर है पर ये बराबर नहीं है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं निकल के आता है। आप ऐसा है, ऐसी संभावना होती है कि अगर आप कोई भी 2 रैखिक समीकरण युग्म आप लिख दें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्यूशन निकल के ही आए, ठीक है। यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो x और y का कोई मान ही आप नहीं पाएंगे जो दोनों समीकरण को एक साथ संतुष्ट करें, ठीक है। कोई हल नहीं होने का मतलब ये होता है कि x y का मान ऐसा होना चाहिए जो इसको भी करे और इसको भी करे, समीकरण 1 और 2 को दोनों। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि x y का मान ऐसा होता है कि इसको करता है, इसको नहीं करता है, इसको करता है, इसको नहीं करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। अब ग्राफिकली मतलब क्या होता है, कोई हल का मतलब क्या मतलब होता है, पहली वाली जो लाइन है L1 दूसरी वाली लाइन की क्या होगी, समांतर होगी। यानी पहली वाली लाइन उसका दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो समांतर लाइन होगी। यानी जब लाइन समांतर हों तो कोई हल निकल कर नहीं आता है। समझ आ गया? तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में 3 क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में 5-6 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे तो 4, यहाँ पर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए संगत और असंगत क्या है, ठीक है। कह रहा है अनुपातों A1 अपान में A2 कामा B1 अपान में B2 और C1 अपान में C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के
युग्म संगत है या असंगत है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं। यानी जो रैखिक समीकरण युग्म है कंसिस्टेंट है, संगत है या असंगत है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि एक केस में असंगत आएगा, ठीक है, जब नो सॉल्यूशन होता है, यानी A1/A2 नो सॉल्यूशन कब आता है? B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। इसी केस में असंगत होता है, ठीक है, असंगत होगा, ठीक है। यानी ये जो समीकरण 1 और 2 हैं, जब नो सॉल्यूशन यानी केस नंबर 3 है ये, इस अगर ऐसा आएगा तो उस केस में जो रैखिक समीकरण युग्म है असंगत होंगे, इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन होंगे, ठीक है। अदरवाइज पहला केस यानी यूनिक सॉल्यूशन और अनंत हल वाला भी क्या होता है? संगत होता है। अनंत हल हो चाहे यूनिक एक हल हो यानी अद्वितीय हल हो, दोनों ही केस में हमारे जो है ये रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। तो फिर से कौन बताएगा? ठीक है, A1/A2 फटाफट करिए। A1/A2 क्या है भाई? 3/2 बोले तो B1/B2 अपनी कॉपी भी करिए, मुझे मत देखिए। 2/-3 बार बार A1 सब लिखने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन में हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सॉल्यूशन शुरू हो गया, अपनी कॉपी लिख लीजिए। चूँकि यहाँ पे A1/A2 का जो अनुपात है बराबर नहीं है B1/B2 के। सिलेबस की चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है। कल जो है थोड़ा सा बड़ा क्लास होगा, मैराथन क्लास 3.3 एक्सरसाइज पूरा कवर करेंगे, जिसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। 3.4 को एक दिन कवर करेंगे, 3.5 को एक दिन कवर करेंगे और 3.6 को एक दिन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 और 4 मिला के आपको 17 अंक देगा, ठीक है, इससे सावधान रहना है। इस केस में हमारा क्या होगा बच्चा? इस केस में संगत होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट, यानी ये जो रैखिक समीकरण युग्म है संगत होंगे। क्लियर हुआ? इसके आगे वाले क्वेश्चन में भी वही करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हो गया है। सॉल्यूशन देखिए इसमें, फिर A1/A2 निकालिए बच्चा। A1 2 है, 2/4 बोले तो 1/2। B1/B2 ठीक है बच्चा, -3/-6 -3/-6 माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2। C1/C2 क्या है बच्चा? 8/9 18/9 तो नहीं ना, 8/9 ही है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ठीक है 8/9। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1/A2 का अनुपात जो है B1/B2 के अनुपात के बराबर है, पर नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिए ये बराबर है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये क्या केस है? नो सॉल्यूशन का कोई हल नहीं, यानी रैखिक समीकरण युग्म यानी समीकरण 1 और 2 का कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो उस केस में इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म को बोलते हैं असंगत, ठीक है, असंगत। इसको देखिए ऐसे समझना है, असंगत यानी इनकंसिस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं, कंसिस्टेंट देख लीजिएगा, असंगत यानी ये रैखिक समीकरण युग्म क्या है? कोई हल नहीं। वैसे बात है, संगति की बात होती है। अगर दो दोस्त हैं तो अगर आपस में पड़ता है, कोई ऐसी बातें होती हैं, यानी एक समोसा लिए तो आधा आधा बांट के खाएं, यानी ये भी संतुष्ट हुए ये भी संतुष्ट हुए, यानी उन दोनों की संगति ठीक है। 2 समोसा लिए, एक उसको दिए एक अपने खाएं, ठीक है, यानी मिल बांट के, तब हम कहेंगे कि हर दोनों संतुष्ट होने चाहिए। तब उस केस में बोलते हैं ना कि यार संगति इन दोनों की बड़ी अच्छी है, वहाँ से दिमाग में बैठाना है संगत। पता चला कि यार दोनों में आपस में झगड़ा ही रहता है, ना ये संतुष्ट होता है किसी काम से ना ये होता है, यानी असंगत है, कोई हल नहीं है इन लोग का, आपस में लड़ते ही रहेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखें, यहाँ पर देखें, पहली बात ये जो समीकरण है थोड़ा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, दोनों का एलसीएम आएगा 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप। थोड़ा इसे सुधारिए, 3 3 के 9x, यहाँ पे हो जाएगा 10y और एलसीएम होगा 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 42, ठीक है। अब सही है, 9x - 10y = 14। अब देखिए
A1/A2 निकालिए भाई, 9/9, ठीक है, यानी 1/1। B1/B2 निकालिए, ये 10 है और ये -10 है, ये क्या आ जाएगा 1/-1। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि A1/A2 का अनुपात जो है B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/, कोई गलती हो तो बता दीजिएगा। अगर एक केस होता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है, और अद्वितीय हल होता है तो बच्चा उस केस में ये जो समीकरण 1 और 2 हैं संगत होंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 जो है रैखिक समीकरण संगत होंगे। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा 2 नंबर का सवाल कई बार पूछा गया है, इसी तरह से एक समीकरण दे देगा, पूछेगा बताइए कि रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत हैं कि असंगत हैं। क्या है इसमें, बहुत आसानी से निकल जा रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। आप भी इतना गर्मी में परेशान होकर वीडियो देख रहे हैं, तो अगर देख रहे हैं, मेहनत आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्पांस भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा, सभी लोग ट्राई करें, आपके पास 1 मिनट का समय है, सभी लोग ट्राई करें। चलिए बच्चों, आई होप एक क्वेश्चन कर लिए होंगे, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे ट्राई कर लिए हैं, बहुत बच्चों का आंसर आ गया होगा, फिर भी करना ज़रूरी है। ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है? ये A1/A2, ठीक है, फटाफट A1/A2, क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। 5/-10 यानी फाइनल देखा जाए तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। B1/B2, ठीक है, -3/6, ये भी देखा जाए तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। जरा C1/C2 का अनुपात निकाल लीजिए, 11/-22, ये भी -1/2 आएगा। अगर ये तीनों अनुपातवा बराबर होते हैं बच्चा, ठीक है, तो क्या होता है, अनंत हल होता है। चाहे अनंत हल हो चाहे अद्वितीय हल हो, दोनों केस में हमारे जो है रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत कहलाएंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे, ठीक है। इस केस में लिख लीजिए संगत होंगे, यानी रैखिक समीकरण युग्म जो है समीकरण 1 और 2 क्या होंगे, संगत होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हुए, संगत असंगत क्या आया, ये तो सर बताया ही नहीं। तो क्लियर हो गया ना, नया चीज़ था, सीख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में वही काम करना है, वही रेशियो से हमें पता करना है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अगर संगत हैं तो उसे ग्राफ विधि से हल करना है। तो आप ग्राफ विधि से बार बार हल न करें, ठीक है। अभी जो हम सीखेंगे 3 मेथड, उससे हमें करना है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके लिए होमवर्क है, वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया ना, वैसे इसमें भी करना है। रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत हैं या असंगत हैं, वही अनुपातवा बताएगा, ठीक है। आप अपनी किताबें भी देखेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज एक्सरसाइज 3.2 पूरा ख़त्म करना है, उसके बाद कल 3.3, ठीक है। एक दिन में एक्सरसाइज 3.4, एक दिन में 3.5, एक दिन में 3.6, एक दिन में। थोड़ा सा लंबा है चैप्टर। वर्ड प्रॉब्लम के भी सवालों को हल करना है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? टेलीग्राम चैनल नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड करके अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से, वहाँ पे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ना शुभम क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ऐड हो जाइए, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिले। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार बाग हो चाहे खेत हो, हमेशा अमूमन देखा जाता है आयताकार ही होता है। मान लीजिए बना लेते हैं ABCD, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं बताइए। बीमाएं बताने का मतलब होता है कि लंबाई और चौड़ाई। कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर आप चौड़ाई को बच्चा x मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, x+4, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। आप लिखिए माना बाग की चौड़ाई क्या है, ठीक है, यहीं पे लिख लीजिए माना चौड़ाई किसकी, बाग की, चाहे किसी x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या हो जाए x+4। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इसकी लंबाई है बाग की, उस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई हमको नहीं पता था, उसको x मान लिए, ठीक है। यही L और B बताना है, क्लियर हुआ? अच्छा, इसका जो अर्ध परिमाप है,
बाघ का, वो 36 मीटर है। देखिए बाघ का जो बाघ हमारा क्या है, आयताकार है, तो बाघ का जो परिमाप होगा, बाघ का परिमाप का मतलब आयत का परिमाप। अगर फार्मूला अगर हम आप बता दें 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन ये बाघ का परिमाप ये पूरा, ठीक है, लेकिन अर्ध परिमाप कर दिया तो इसका मतलब 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अर्ध परिमाप यानी 2 से भाग देंगे, बाघ का जो अर्ध परिमाप है वो l+b आएगा। तो बाघ का, क्वेश्चन में दिया है बाघ का अर्ध मतलब आधा, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, फार्मूला क्या हो गया बच्चा, l+b, ठीक है। अर्ध परिमाप दिया है कितना, 36 रख दीजिए। l कितना है, x+4, ठीक है। b कितना है, x है, हो गया। ये x1 निकल जाएगा ना, तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसमें सारे क्वेश्चन ट्राई किए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सिर्फ करना है। इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, अरे हो जाएगा ना, x कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4 को इधर लाएंगे, ये 32 हो जाएगा, ये 2x, x की वैल्यू 16, ये आंसर नहीं हुआ। x निकाल के एकदम सब लोग ढोल पीटने लगे, खुश हो गए। अरे आपको पूछ क्या रहा है, विमाएँ यानी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए l x+4, x की वैल्यू 16 आया तो कितना हो जाएगा 20, b चौड़ाई कितना हो जाएगा x यानी 16, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो बाघ की लंबाई और चौड़ाई है 20 और 16। किस तरह से समीकरण का यूज़ करते हुए, और गणित में x मान के बहुत काम चलता है, x और y, आधी समस्या तो गणित में मान के ही चलता है। आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया गया वास्तविक संख्याएं। देखिए बहुत क्वेश्चन क्या है कि मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि उसको जो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आते हैं तो उसको मैं स्किप कर देता हूँ, कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने में हमें उस चीज़ को ध्यान रखना है जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सवाल हैं कि आपकी जानकारी के लिए मान लीजिए यहाँ पढ़ाए जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे गए, तो काहे माथा ख़राब करेंगे भाई। पहले जो आता है पहले उसको तो देख लें। वैसे भी स्कूल में ना पढ़ाया जा रहा ना कोचिंग पढ़ाया जा रहा है, तो कम से कम उतना ही सीखें जितना हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 7 ये सब पूछा नहीं गया कभी, ठीक है। तो इतना ही रहने दीजिए, इसमें इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। ग्राफ द्वारा और भी 2-4 सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने यही सीखा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, उसके सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, यानी समांतर रेखाएं हों यानी रेखाएं समांतर हों तो कोई हल नहीं, इंटरसेक्ट करेंगे यानी प्रच्छेद करेंगे एक बिंदु पे तो एक हल निकल के आता है। और क्या, जब एक लाइन दूसरे लाइन पे पड़ जाती है तो उस केस में अनंत हल होता है, और ये बताता है a1/a2, b1/b2, c1/c2। कब 2 रैखिक समीकरण युग्म, 2 दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का मतलब रैखिक समीकरण संगत होंगे असंगत होंगे, वो भी अनुपात बताता है। तो ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, और किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, ये भी हमने सिखाने का प्रयास किया। कल हम पूरा एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। कल का टारगेट क्या है कि 2 रैखिक समीकरण युग्म को कैसे विलोपन विधि, यानी 3 तरीका है। पहला हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, सब कल कोई गायब नहीं रहेगा। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और वज्र गुणन विधि है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उस पर एक ही सवाल को तीनों मेथड से लगाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन तीनों तरीकों में से कौन तरीका बेहतर है, आसान है, और किससे आसानी से लगेगा, गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं, 3.3 कल पूरा ख़त्म करेंगे, चाहे जितनी भी लंबी क्लास क्यों ना हो। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कैसा रहा सेशन, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ तो नया चीज़ सीखे होंगे। हर दिन आप सीखेंगे, बशर्ते आप पूरा 20 से 25 मिनट वीडियो दीजिए। इसलिए हम लंबी क्लास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी भी है और बहुत थोड़ा शुरुआत भी है। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे क्लास की लेंथ भी बढ़ती जाएगी और आपको क्वालिटी भी मिलता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने इतना समय दिया अपने लिए, मेरे लिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मैथ की क्लास आपको रेगुलर मिलेगी।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। नोट्स जरूर बनाइएगा, फार्मूले की कॉपी भी जरूर बनाइएगा।